जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में ढेआईएस की टेस्ट सीरीज चर्चा का बिंदु बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास जो हमारी है यह है प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट नंबर 5, जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा और बजट 2025-26 का जो रहा है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस क्लासेस में देखने का प्रयास करेंगे। ये टेस्ट आपको बाइलैंग्वेल प्रोवाइड करवाया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है। डियर, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट क्रमांक 5 है और इसका पार्ट नंबर 2 है। हमने ऑलरेडी इसका एक पार्ट आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। लगभग वह क्लास 2.5 ढाई घंटे की वो क्लास है। आप उस क्लास को एंजॉय करें, देखें और अपना उस पर फीडबैक देना मत भूलिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब आप चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस टेस्ट सीरीज को रोक देंगे और रोकने के पश्चात कुछ और नया चीज़ें ट्राई करेंगे। मेरे पास में एजुकेशन बायर परिवार के पास में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, अनंततः सिलेबस है, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये टेस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम यूपीपीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और देखो यार दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो क्लास अन्य स्टूडेंट्स तक भी जाती है जो आप ही की तरह बहुत ही ज़्यादा ऐसे बैकग्राउंड से हैं, वो जो दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी भी होती है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक जो व्यूअर है वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, कई स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। देखिए आइए जान लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, जिसको बोलते हैं AIIB, के संदर्भ में आपसे पूछा है और सही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको देके रखे हुए हैं। पहला, इसका परिचालन जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ। देखो इसका जो प्रारंभ है वो जनवरी 2016 से प्रारंभ हो गया था, तो ये बात आपकी एकदम सही है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। जी हाँ, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है। कितनी है? 100 से अधिक है, ये भी बात आपकी सही है। इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, ये बात गलत है। इसमें कई ऐसे सदस्य हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, तो चौथा गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, पहला दूसरा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देंगे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्न में से कौन देता है? देखो जो माल होता है उसका जो आयात किया जाता है, मतलब कि एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट किया जाता है, उसकी स्वीकृति कौन देता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या विनियमन बैंक। अगर हम इसके आंसर की बात कर लें तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। विनियामक जो बैंक होता है यह क्या करता है, जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो इसके अंतर्गत ही इससे स्वीकृति ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78, निम्नलिखित में कौन कौन सी विदेशी मुद्रा कोषों में सम्मिलित होती है? मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है विदेशी मुद्रा कोषों में कौन कौन सी सम्मिलित होती है और कूट के माध्यम से सही उत्तर आपको चुनना है। जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण कोष होता है, SDR होता है, या मुद्रा कोषों के पास जो रिजर्व संपत्ति होती है।
अगर हम इसके सही, राइट और करेक्ट आंसर की बात कर लें तो देखो, जब आपका विदेशी मुद्रा कोष होता है जिसको फॉरेक्स रिजर्व रेशियो हम कहते हैं, अगर हम इसकी बात कर लें तो डियर, जो आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है तो इसके अंतर्गत हम जैसे फॉरेनर करेंसी होता है, एसिड होता है, गोल्ड होता है, ये रिजर्व इसके अंदर, और आपका स्पेशल ड्राइंग राइट होता है ये भी इसके अंतर्गत आता है, और रिजर्व एसिड भी इसके अंदर आते हैं। खासतौर पर ये आपके मॉनेटरी फंड में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देके रखा है आपको, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से क्या तात्पर्य है। देखो आपसे क्या पूछा गया डियर, फ्लोटिंग करेंसी। आप जब एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब आप एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, मतलब कि किसी देश की मुद्रा को बाहरी देश की मुद्रा में एक्सचेंज करना, परिवर्तन करना, तो वहां पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी को लेकर के। तो इसको लेकर के खासतौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अगर हम बात कर लें, ये किसी भी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ही कहलाता है। तो इसको फ्लोटिंग कहते हैं, जो डिमांड टू सप्लाई पर होता है मार्केट के। आइए देखते हैं क्या है। सरकार द्वारा मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना, किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, कम मात्रा में ऋण नहीं, मुद्रा की मांग को अत्यधिक नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होता क्या है कि आप फ्लोटिंग के तहत क्या होता है, किसी भी मुद्रा के विनिमय दर, मतलब कि उसका जो एक्सचेंज रेट है उसको आप क्या करोगे, मार्केट के ऊपर छोड़ दोगे। किसके ऊपर छोड़ दोगे, मार्केट के। मार्केट में डिमांड टू सप्लाई, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। क्वेश्चन है आपका 80 मतलब कि 80 नंबर। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, और कूट के माध्यम से सही उत्तर आपको चुनना है। स्कीम पूछी गई है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। पहला, इस योजना का उद्देश्य SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है। क्या आपका ये बात सही है? ठीक है। दूसरा है, इस योजना के लिए पुनर्वितरित का संचालन सिडबी द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत ऋण ग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात कर लें डियर, तो ये यहाँ पर आपका जो स्टैंड अप स्कीम है ये आपकी अगस्त 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य जो शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से। इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी के द्वारा इसने आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें SC ST महिलाओं को लेकर के, उनके प्रोत्साहन को लेकर के कई चीज़ें की गई। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे। क्या हो जाएगा डियर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 81। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपसे सही पूछा जा रहा है। इसको विशेषतः ध्यान रखना है, आपसे गलत पूछा जा रहा है कि सही। पहला है, महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार एक अलग मंत्रालय के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया। दूसरा, इससे पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। अब आपको वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर बताना है। देखो सही बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। मैं कहता हूँ आपसे हमेशा कि जब भी आपको कोई डाटा दे दे, जैसे यहाँ पर 2008 दे के रखा है, तो इसको एक बार आपको चेक करना चाहिए, मेंटली इसको दोबारा पढ़ना चाहिए, ऐसा है क्या। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि इससे पहले, और लेकिन ये 2008 में नहीं था प्यारे, ये आपका 2006 में था। ये ध्यान में आपको रखना है, ना कि 2008 में था। ये 1985 से पूर्व ये इसके अंतराल ही हुआ करता था पहले जो था, ठीक है, 1985 से। लेकिन 2006 में ये इसको सेपरेट बनाया गया, ना कि 2008 में। तो यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 82 नंबर,
गिल्ट फंड से क्या तात्पर्य है? अब देखो यहाँ पर एक प्रकार के विशेष फंड के बारे में आपसे पूछा गया है और उस पे पूछ रहा है गिल्ट फंड। तो गिल्ट फंड क्या होते हैं? ये ऐसे फंड होते हैं जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है। क्या किया जाता है? जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसमें आपको निवेश करना होता है, गवर्नमेंट्स कंपनियों का किए जाने वाला। ये सबसे बेहतर और सुरक्षित निवेश भी माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो इकोनॉमी का सेक्टर है तो उसमें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको प्रस्तुत किया गया था, किसको मिला था? तो ये किसको मिला था? रैगनर फ्रीज व जॉन टिनवरंज को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ही मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले, है ना? कई बार चीजों को ध्यान में रखना है। 84 नंबर है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये जो स्कीम्स थी इसको स्टार्ट किया गया था कई ऐसे कर्मचारियों को लेकर के। ये भारत राज्य बीमा योजना, जैसे भारत LIC को लेकर के काम करता है, उसमें वैसे ही राज्य कर्मचारी बीमा योजना आपकी 1952 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट। 85, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे क्या पूछा जा रहा है प्यारे? ऑप्शन नंबर आपसे सत्य पूछा जा रहा है। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। जरा समझना कि जो हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या, बताओ। दूसरे में कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार की हस्तांतरण आय है। अब देखो दोनों बातों को जरा समझना। हस्तांतरण जो आय है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये आपको एक प्रोग्राम, एक स्कीम्स, एक मजबूरीवश दिया जाने वाला भत्ता है। ऐसा भत्ता जो जिसके चलते आप अपनी जीविका जी सकें, जिसके चलते आप खाने के लिए खाना एकत्रित कर सकें, तो उसके लिए आपको दिया जाता है। तो इसी को बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार का हस्तांतरण आय होता है। जैसे कई प्रकार की पेंशन होती है, सब्सिडी होती है, इन सब के अलावा कई ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, स्कॉलरशिप होती है, तो ये क्या है? हस्तांतरण आय होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोनों बातें आपकी करेक्ट हैं, जिनको हम राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दे देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपसे 86 और यहाँ पर अभिकथन और कारण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किसी देश का आर्थिक विकास देश की पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। देखो होता क्या है, उस देश का आर्थिक विकास तब तीव्र गति से होता है जब उसमें पूंजी निर्माण तीव्र गति से हो। बात क्या है? एकदम सही है। अगर वहां पर पूंजी निर्माण ही नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वहां पर इकोनॉमी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बात एकदम आपकी सही है। उच्च पूंजी निर्माण दर उच्च उत्पादक क्षमता को घोतक है। ये बात भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि मान लीजिए आपकी जो हाई कैपिटल फॉर्मेशन जो रेट है उससे क्या होता है, अधिक रूप से समृद्धि देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ये बात एकदम सही है। उच्च पूंजी निर्माण जो दर है उच्च उत्पादन क्षमता का घोतक है। ये बात एकदम सही है और इसका कारण भी सही है। ठीक है, ए सही है, आर सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपसे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। देखिए एक एक करके बात करते हैं। एलिमेंट मेथड में आपके सामने यूज करूंगा। पंचवर्षीय योजना है और उनके बारे में विशेषताएं कुछ देखे रखी है। जैसे देखो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? अब जरा समझना, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल था या डोमर समृद्धि मॉडल था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें खासतौर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में आप देखोगे डोमर समृद्धि मॉडल था। मतलब कि जो सी है उसका 4 होना चाहिए। तो सी का क्या होना चाहिए डियर? सी का 4 होना चाहिए। अब देखो सी का 4 कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा? एक तो डी में मिल रहा है और एक आपको ए में मिल रहा है। ओके, वहीं अगर हम तीसरी पंचवर्ष योजना की बात कर लें, इस पर जो मॉडल रखा गया था तीसरी पंचवर्ष योजना में, वो चक्रवर्ती मॉडल के रूप में इसको जाना गया। तो इसमें क्या होगा? चक्रवर्ती मॉडल। तो यहाँ पर डी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा
डी का 2, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऑप्शंस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी सी का 4 डी का 2, ठीक है। अभी तक नहीं क्लियर हुआ। लेकिन डियर, अगर हम बात कर लें आपसे, चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी, इसको जो बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था, इसमें आगत निर्गत मॉडल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, ए का जो होगा वो 3 हो जाएगा, ए का 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर ये आधारित हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 88 नंबर। देखिए 88 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। व्यापार संतुलन एक अभिलेख है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। जो आपका व्यापार संतुलन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वित्त अस्तियों के आयात एवं निर्यात। देखो संतुलन का व्यापार कब होगा डियर, आपका मान लीजिए आप 100 यूनिट क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप 100 ही यूनिट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका संतुलन बना रहेगा। आपने जितना लिया उतना गुड्स का, वस्तुओं का आयात निर्यात किया। माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर अवशेष चालू खाता एवं पूंजीगत खाते का योग वस्तु एवं सेवाओं का विशुद्ध निर्यात। तो वीडियो को पॉज करके इसको बताएं। देखो इसमें जो आता है, माल के निर्यात और मूल्य से आयात मूल्य घटाकर जो आपका अवशेष बचता है उसी को हम कहते हैं माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर। मतलब कहने का ये है कि आपने निर्यात कितने का करा, मानो कि निर्यात आपने करा 100 का, और आयात जो मूल्य आपने कितने का करा, 80 का। तो इसमें से आप घटा दो तो कितना बचा, 20। इसी को हम जो कहते हैं व्यापार संतुलन एक अभिलेख के रूप में जाना जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक वर्ष में किसी देश का शेष विश्व के देशों के साथ में किया गया वस्तु एवं सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है उसको हम व्यापार के अंतर्गत रखते हैं, व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को लेकर के कई क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस क्लासेस में भी आपसे इन्फ्लेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है, जैसे हीनार्थ प्रवर्धन, प्रगतिशील कराधान, है ना। अब मुद्रास्फीति के उत्तरदायी मतलब कि उसको बढ़ावा नहीं दे रही है, कम करे। उदार शाख नीति, प्रतिगामी कराधान। देखो एक होता है आपका प्रगतिशील और एक होता है प्रतिगामी। प्रगतिशील क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। प्रतिगामी क्या होता है, आपकी आय बढ़ रही है लेकिन टैक्स कलेक्शन सरकार का जो रेशियो है वो कम हो रहा है। हीनार्थ जो प्रबंधन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इस प्रबंधन के तहत कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हीनार्थ प्रबंधन हुआ, उदार ऋण व शाख नीति, प्रतिगामी, ये मुद्रास्फीति के लिए क्या है, अच्छी स्थिति है, मतलब कि कीमत में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन प्रगतिशील जो कराधान होता है डियर, आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स जो रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, सरकार मार्केट में मनी की सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल कर लेती है। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ सेस और सरचार्ज अधिक लगा दे, कर के ऊपर कर, अधिभार कर जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा कर दे, तो उससे क्या होगा, लोगों की सेविंग कम होगी, और जैसे ही लोगों की सेविंग कम होगी तो उनके पास में खर्च करने के लिए मुद्राएं अधिशेष भी कम होगा, जिसके चलते वस्तु एवं सेवाओं की मांग भी घट जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए देखिए, ये कह रहे हैं उल्टा यू आकार आय वितरण परिकल्पना किससे संबंधित है। अभी ये चर्चाओं में भी आया था, ठीक है, इसको लेकर के, वुमेन्स को लेकर के इसमें रहा था। कुछ नेट्स ने इसको दिया है, ये साइमन जो आपके कुछ नेट्स थे, मैंने इनके कुछ वक्र भी आपको बताए, जैसे आय का असमान वितरण की जो बात है, ठीक है, विकास के साथ साथ असमानता बढ़ती है, पर्यावरण का शोषण होता है, उस पर भी इन्होंने अपने वक्र के बारे में बताया। एडम स्मिथ तो लॉरेंज वक्र है, फिलिप्स वक्र है, ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी।
निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी मापन से संबंधित नहीं है? अब देखो गरीबी मापन से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? लॉरेंस वक्र, लॉफर वक्र, गिनी गुणांक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो इसमें जो लॉफर वक्र है ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि लॉफर वक्र जो होता है ये प्रतिपादित किया गया था कर की दरों को लेकर के, कर की दरें और सरकार की राजस्व प्राप्ति। मान लीजिए अगर स्टूडेंट्स हम आपसे कहें कि सरकार क्या करे, आज टैक्स मान लो कि सरकार आपसे 25% टैक्स ले रही है, ठीक है, मान लो 25% टैक्स सरकार का है ना। तो सरकार की जो आय है वो कितनी हो गई, 25% हो गई, जीरो थी तो 100 पे होता है, 100 पे मान लेते हैं, 100 पे उसने 25% लगाया तो कितनी हो गई, किसी की आय 100 यूनिट थी। अब हुआ क्या, सरकार ने कहा 25% हमें दो, तो उससे क्या हुआ 25% सरकार के पास चला गया, तो कितना बचा उसके पास, 75 बचा। अभी उदास नहीं है, ठीक है। अब देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया, इसको 30 कर दिया तो उधर से उसका कम हो जाएगा, उधर से कम हो जाएगा तो इधर इसका बचेगा 70 और सरकार के पास में 30 आ जाएंगे। लेकिन डियर ध्यान रखना, अगर सरकार अपने टैक्स रेशियो को, अगर सरकार अपने टैक्स रेशियो को कंटिन्यूअसली बढ़ाती है तो उससे जो टैक्स पेयर होते हैं वो उससे हतोत्साहित होते हैं, और टैक्स की जो दर है, जो रेट है, वो अधिक होने से टैक्स पेयर की जो संख्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से फिर वो नए नए तरीके, नए नए मार्ग खोजने शुरू कर देते हैं। इससे सरकार को हानि और घाटा होता है। सरकार चाहती है कि वो अपनी राजस्व प्राप्तियों के माध्यम को और ज़्यादा बढ़ावा दे सके, टैक्स का कलेक्शन कर सके। तो ये जो लॉफर वक्र है ये इससे संबंधित है, लॉरेंज वक्र और उसके साथ साथ गिनी आपकी जो गुणांक है ये गरीबी मापन से ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची दे के रखिए और ये प्रारंभ योजना है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे, आयुष्मान भारत और भारत माला परियोजना, सब आपने सुनी सुनी आपको लग रही हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, दुख दर्द तो होगा नहीं। जैसे आयुष्मान भारत की बात कर लें तो भारत सरकार ने क्या किया था, आयुष्मान भारत सरकार ये 2018 में लेकर के आई थी। तो यहाँ पर सी का जो होगा, सी का आपका 2018 4 हो जाएगा। तो देखो डियर, सी का 4 देखो पहले कहाँ पर है, सी का 4 केवल एक ही में दे के रखा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में आपको सी का 4 मिलेगा और बाकी में है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डियर आई सजेस्ट यू, आपको ये ध्यान रखना, जब आपको पता है कि आयुष्मान भारत जो स्कीम्स, जो परियोजना थी, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो 23 सितंबर 2018 को ही शुरू की गई, ये आपका 100% कन्फर्म होना चाहिए, तब आप इस पे ऐसे रिस्क लें, अन्यथा फिर ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना थी ये मई 2016 में की गई थी, और इसके तहत में क्या हुआ, सबको फ्री में गैस कनेक्शन वगैरह वगैरह किए गए थे, तो एक आधो हो जाएगा। नमामि गंगे जो प्रोग्राम स्कीम थी ये 7 जुलाई 2016 को खासतौर पर गंगा को स्वच्छ करने के लिए, गंगा को जीवन, इसका जीवन उद्धार करने के लिए इसको लाया गया था, तो बी का एक हो जाएगा। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को, और भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को इसको लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पीसीएस आपसे पूछ लेता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे रेखी समिति है, भूरेलाल समिति है, बांचू समिति है, एक घोष समिति है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो ये जो है आपकी रेखी समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है, एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। लेकिन आपका गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाचु समिति जो है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष करों से, ये कर सुधार नहीं है, प्रत्यक्ष करों से संबंधित है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये आपको क्या है डियर, ध्यान में भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का राइट आंसर दें, एकदम करेक्ट आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 94। घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन चुने। देखो घाटा कब होता है डियर, आपको क्या करना है, आपके आय से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो आपको 100% घाटा होगा। जैसे घाटे का बजट अच्छा बजट होता है, इसको कहा जाता है कि डेवलप जो देश हैं वो भी लाते हैं और डेवलपिंग देश भी इस चीज़ को लाते हैं। अब इसको समझना जरा घाटे के वित्त को। मानो कि आपके पास में 100 रुपये हैं, लेकिन आपको क्या करना है 2025 में क्या करना है, आपने 120 रुपये खर्च करने हैं। आपकी आय 100 रुपये की है, ये आपकी इनकम है, ये आपकी क्या है, इनकम है, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। ओके डियर, ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो अब देखो जरा इस चीज़ को समझो कि जब आपकी आय 100 रुपये है और आपको खर्च 120 करना है, तो मतलब कि अब आपके पास 20 रुपये ये कहाँ से आएंगे, या तो आप इसको उधार लोगे, कहीं देश से बाहर से लोगे, या फिर अपने देश में से लोगे, तो इसी को ये क्या हो गया, घाटा हो गया आपको, है ना। अब आप ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं, तो यही कहलाता है। आइए इसी पर है। इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। ऑफ कोर्स मैंने आपको यही तो बताया कि ये वह स्थिति होती है जब सरकार अपनी इनकम सोर्स से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का सोचती है, उसी को हम घाटे की स्थिति कहते हैं। मुद्रा की आपूर्ति वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप खर्च अधिक करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लाना चाहते हैं, आप मार्केट में तरलता लाना चाहते हैं, आप मार्केट में डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको घटत जो बजट है अपना घाटे का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके डियर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। देखिए भेदिया कारोबार, अब इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं भेदिया कारोबार पर। तो भेदिया कारोबार क्या है, ये एक प्रतिभूति के माध्यम से चीज़ें होती हैं। ये क्या करते हैं, ये भेद देते हैं कई चीज़ों का। जैसे प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री करना ही भेदिया कारोबार कहलाता है। इसको पता है, ये उसकी गोपनीय जानकारी मार्केट में इशू करने से पहले जानता है, पब्लिकली होने से पहले जानता है, और उसका लाभ उठाने हेतु खुद उस पर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 96। अमृत सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। देखो ये जो पुरस्कार मिला इनको, ये थोड़ा सा आप देखोगे लेट से पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने गरीबी को लेकर के, भूखमरी को लेकर के, खासतौर पर कुपोषण को लेकर के जो सूचकांक दिया अमृत सेन ने, वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए, वेलफेयर स्टेट में चीज़ों को आगे लाने के लिए किया। और ये 1990 में इन्होंने काम किया था। ठीक है, लेकिन इनको मिला कब, 1998 में, लगभग आप देखोगे 8 वर्ष के पश्चात। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा गया है सही कथन आपको यहाँ पर बताना है, 97 नंबर का क्वेश्चन है। पहला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। देखो डियर, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जोड़ने से होगा या फिर घटाने से होगा, जरा आप इस चीज़ को समझें। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, जिसको जीएनपी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से डियर, जीएनपी के नाम से जाना जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मूल्य ह्रास मतलब कि जो किसी वस्तु के उत्पादन में हुई टूट फूट को क्या करते हैं, हम उसमें से घटा देते हैं, उसकी लागत को घटा देते हैं। तो हमारे पास में क्या बचता है, वो शुद्ध बचता है। और यहाँ पे कह रहे हैं जोड़ देने से, जोड़ना नहीं है डियर, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, घटा देना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्यारे। दूसरा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो आपकी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, क्योंकि
आपने क्या किया है, किसी वस्तु से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, उसको प्लस माइनस कर लिया है, इक्वल कर लिया है, उसको घटा लिया है। आपके कंट्री के अंदर कुछ लोग विदेशी फॉरेनर काम करते हैं, वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राइटर्स हैं, वैसे ही भारत के भी हैं अदर्स कंट्री में। तो उनकी आय को आपने लिया, यहाँ से उनकी आय को प्लस माइनस किया। आपने जो उत्पादन किया उसमें से आपने मूल्यह्रास को घटाया, शुद्ध एकदम क्वालिटी का प्रोडक्ट अब आपके पास में बचा है, और उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कहा जाता है। ऑफकोर्स ये बात सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट्स में जीडीपी की परिभाषा लिख देनी है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा या एक सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। जैसे संस्था है यहाँ पे और स्थापना वर्ष दे के रखा है, जरा समझना। जैसे ये मैं बात कर लूँ, ये सब की सब किसकी हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्थान है, ध्यान रखना। किसकी है, वर्ल्ड बैंक की संस्था है, जो कि आपके ब्रिटेन बुडो सम्मेलन 1944 में ये देखने के लिए मिला। तो देखो पहला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो IBRD है, ये कब बनी थी, 1944 में बनी थी, 1944, सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो आपके एसोसिएशन है, ये 1960 में ही बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल जो आपकी फंड संस्था है, ये भी अगर हम देखें तो ये आपकी 1965 में बनी थी। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी जो संस्था है, ये मीगा, ये 1978 में बनी थी। तो ये गलत है, क्योंकि ये 1978 में नहीं बनी थी, बल्कि ये 1988 में बनी थी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सभी की सब किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, ये सब की सब किसकी शाखाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की शाखाएं हैं, जो आपकी वर्ल्ड बैंक है उसकी ये शाखाएं हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 99 नंबर, अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करता है। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रेखांकित किया गया है। देखिए इसकी बात कर लें तो यह है महिला समाख्या कार्यक्रम। महिला जो समाख्या कार्यक्रम है, इसको MSPB कहते हैं, शॉर्ट में इसको महिला समाख्या प्रोग्राम MSPB कहते हैं, वो वाला नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, ठीक है। महिला समीक्षा जो प्रोग्राम है ये लाया गया था, और इससे क्या हुआ, महिलाओं के मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन करते हुए 1988 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1988 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया। हवाला लेन देन याद कीजिए, इसके माध्यम से क्या होता था, हवाला लेन देन के माध्यम से कई ऐसी जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट भी किया जाता था, ठीक है, इसको हवाला लेन देन भी कहते हैं। ओके, इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, कभी मैं आपको जब इकोनॉमी का सेशन में आपके साथ लूँगा टेस्ट से अलग, तो वहाँ पर जब ये टॉपिक आएगा हवाला लेन देन, ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसको जो बंद किया गया था वो खासतौर पर एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं फेमा। फेमा अधिनियम के तहत में इसको बंद कर दिया गया था डियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेमा, 1999। आइए क्वेश्चन को जरा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए पहले पढ़ते हैं। संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा जांच प्रथम 3 चरण हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में अगले 3 क्रम चरणों की पहचान करें। अब यहाँ पर हम तो इसमें पहचान करेंगे कि सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, आम चर्चा होता है, फिर उसकी विभागीय जांच होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको कमेंट्स में ये बताना है कि बजट भारत सरकार किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत करती है। यूपीएससी ने क्या किया था, 2024 प्रीलिम्स की परीक्षा में इस क्वेश्चन का गलत आंसर मार्क किया था। मैं आपको इसलिए बताना चाहता,
तो डियर, आपको क्या करना है, किस आर्टिकल के तहत बजट की चर्चा की गई है, संसद में क्यों प्रस्तुत किया जाता है, वो आपको कमेंट्स करना है। आइए अब मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, तो पहले क्या है, बजट प्रस्तुत होगा, आम चर्चा होगी और उस पर समितियां विभागीय जांच करेंगी। अब उसके बाद की स्थिति क्या होती है, वित्त विधेयक पारित करना, अनुदान की मांगों पर मतदान और विनियोग विधेयक पारित करना। देखो डीजे, होता क्या है, उसके बाद में विभागीय समितियों की जब जांच हो जाती है तो अनुदान की मांग पर मतदान होता है। क्या होता है, अनुदान की जो मांगे होती हैं उन पर मतदान होता है। उसके बाद में विनियोग विधेयक पारित हो जाता है और वित्त विधेयक लास्ट में पारित होता है, जिसके चलते उनको पैसा मिलता है, मनी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बजट 2025-26 के प्रमुख मंदों पर व्यय से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मंद दे के रखा है और रुपए दे के रखे हैं करोड़ों में। मैं एक बात आपको बताना चाहता डियर, यहाँ पे रुपए आपको करोड़ों में मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना। जैसे परिवहन है, परिवहन पर जो रुपए जारी किए जाएंगे वो लगभग आप देखोगे 5,48,649 रुपये परिवहन पर भारत सरकार इतना खर्च करेगी। जो सब्सिडी है उसकी बात कर लें, 3,83,407 रुपये वो खर्च करेगी, इतने करोड़ रुपए। पेंशन की अगर हम बात कर लें तो पेंशन पर 2,76,618 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। रक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, क्योंकि रक्षा में इस बार थोड़ा सा बढ़ाया है, तो इसको ध्यान में रखना, ये 2,33,211 रुपये नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर 4,91,732 करोड़ रुपए भारत सरकार 2025-26 के बजट में इसकी चर्चा की गई है, जो कि आपके आप देखोगे डिफेंस वाले एरिया में जाएगा। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज कर लो और राइट आंसर दे दो। चलो, चलिए देखिए, मैंने कहा था आपसे कि इस टेस्ट में आपसे बजट 2025-26 से क्वेश्चन है, तो आपका बजट भी रेडी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसकी थीम थी सबका विकास। इसकी थीम क्या थी, सबके विकास की बात करता, बात सही है। लेकिन ये जो बजट था ना, इसमें कुछ ऐसे सेक्टर को खासतौर पर शामिल किया गया। इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात की गई, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की गई, किसानों को बढ़ावा देने की बात की गई, ऐसे और इन्वेस्टमेंट की बात की गई। तो इसमें क्या था, ये 4 कोर एरिया हैं, इसमें ध्यान रखना। फार्मर, ठीक है, वुमेन, ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट, और एक लास्ट में है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 4, ये इस बजट के 2025-26 के जो बजट पेश किया गया था, ठीक है, आपका जो 1 फरवरी को आता है, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जो इसको कोर सेक्टर कहते हैं, जिन पे आपका बजट टिका हुआ है। तो ये बात सही है। इसमें जो थीम थी वो थी सबका विकास। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण रमण द्वारा प्रस्तुत यह 8वां केंद्रीय बजट एक अंतरिम बजट सहित था। बिल्कुल ये बात सही है, ये अंतरिम बजट के सहित था, क्योंकि इलेक्शन भी के बाद में ये प्रस्तुत हुआ। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 6 व्यापक सिद्धांतों की परिकल्पना बजट में की गई थी। ये भी बात सही है कि इसमें ऐसे 6 फैक्टराइज इन्होंने किए, जिसमें खासतौर पर 6 जो इसमें 6 गोल थे। जीरो पॉवर्टी, 100% स्कूल एजुकेशन, इजिली एसेसिबल जो हेल्थ कोर टू ऑल, 70% वुमेन इन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, मेकिंग इंडिया फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने जो आप देखोगे 100% कुशल कामगार के साथ में सार्थक रोजगार, एम्प्लॉय विद 100% स्किल वर्कफोर्स, जो आपकी मैगिन फुल था। तो यहाँ पर 6 ऐसे सेक्टर को रखा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें तीनों बातें सही हो जाएंगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री उत्पाद जैसे फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटाकर कितना कर दिया गया। तो इसको क्या है, घटाने का प्रयास किया गया था। तो इसको 30 से अब क्या करने का प्रयास किया गया है, तो 5% कर दिया गया, ताकि जो प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि संपदा योजना है उसके तहत में क्या किया जा सके, यहाँ पर मछुआरों की स्थिति को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। क्वेश्चन है आपका 105 केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य आपसे पूछा जा रहा है। पहला, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन 2.65 लाख करोड़ है। क्या बात सही है आपकी? ऑफकोर्स ये बात आपकी सही हो जाएगी। उसके साथ साथ भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कर लेगा। किसके कार्य को? विद्युतीकरण, मतलब कि हर जगह लाइट से ट्रेनें चलेंगी। तो ये बात भी आपकी क्या है, सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सत्य ही पूछा है, तो दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने एमएसएमई को, मतलब कि एमएसएमई सेक्टर को विकास का दूसरा पावर इंजन बताया, क्योंकि देश के कुल निर्यात में इसका योगदान, देखो जो एमएसएमई सेक्टर है इसका योगदान एक्सपोर्ट में अगर हम बात कर लें भारत की, तो लगभग 45% के आसपास है। कितना? 45% है। और भारत में लगभग ये 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। समझ में आ रही है आपको? चलिए क्वेश्चन देखिएगा 107, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट को जानेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन है आपका 107 नंबर। देखो पहला, केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख योजनाएं हैं और उनका उद्देश्य, जैसे सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। ये जो था इसका उद्देश्य था पोषण को बढ़ावा देने के लिए, तो ये पोषण से रिलेटेड है, तो पोषण का ही काम करेगा। अब देखते हैं यह कहाँ पर है बात इसकी। देखो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है, तो पोषण के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या है, ए का जो होगा वो 2 नंबर होगा, ए का 2 नंबर होगा। अटल टिंकरिंग लैब्स जो रखी गई है, अटल टिंकरिंग जो लैब है, ये लैब्स क्या है, इसको सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। तो बी का पहला हो जाएगा। भारत नेट परियोजना के तहत क्या करना है, ये आपको पता है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय जो भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है ना। तो डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और भारत नेट परियोजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 1 4 3 जहां भी होगा इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 देखिए 1 सेकेंड, 2 1 4 3 आपको जूम करके दिखा देते हैं। 2 1 4 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित है, जैसे 3 स्टेटमेंट है। पहला, राज्य खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी। फसल प्रजनन द्रव्य, मतलब कि क्रोप्स जर्म प्लाज्म के लिए देश के दूसरे जीन बैंक की स्थापना। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करना है। देखो एक एक करके इसको बात करते हैं तो समझ में चीज आए। जो राज्य खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी, भारत सरकार ने बजट 2025-26 में इस बात की करी थी चर्चा, बिल्कुल सही बात है। और जो क्रोप्स जर्म प्लाज्म है उसको लेकर के जीन बैंक की स्थापना भी करने पर बात किया। हालांकि ऑलरेडी पहले से है गुरुग्राम हरियाणा में, ये बात आपको पता है। और जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे बीमा पॉलिसी है, कोई पॉलिसी में जैसे बीमा है, ठीक है, बीमा क्षेत्र में, तो यहाँ पर एफडीआई को पहले क्या होता था 75 से 74% ही वो लाया जाता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है, कोई भी एफडीआई लाए और 100% वो क्या करें, बीमा क्षेत्र में निवेश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बातें सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.1%। देखो, इसको जो क्या किया था, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट को लेकर के जो पूंजीगत व्यय है जीडीपी में, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, वो टोटल ओवरऑल जीडीपी का जो रखा गया था वो 3.1% ही जहां पर रखा गया था, और इसको और कम करने का प्रयास भी हो रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार की आय के स्रोत में सबसे अधिक हिस्सेदारी उधारी व अन्य देयताएं 24% है। ये बात आपकी सही है, नहीं तो बाजी की 28% है, सॉरी 18% है ना, ऐसे 17% है। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक है वो आय के स्रोत से में सबसे अधिक हिस्सेदारी अन्य देयताएं हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो आपने इसका राइट आंसर सी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर, बताइएगा। वीडियो को पॉज कर लो और देखो यार, वीडियो को शेयर वेयर कर दो। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर वो आनंद नहीं आता है। हमें एकदम ऐसे लगता है कि या तो हम ठीक चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और आपके साथ में हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप वीडियो में कमेंट्स भी आवश्यक रूप से करें। जो भी स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखते हैं, कंटेंट को यूज करते हैं, देखो यार, हम आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम पर, हर एक सूचना आपको मिलती है। जो भी चीज़ें रहती हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को लेकर के, वो आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बट फिर भी आप लेकिन सपोर्टिव आप नहीं हैं। ठीक है, और यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ और लेकर के आएंगे। तो जैसा आपका कमेंट्स रहेगा वैसी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास की यात्रा हेतु 4 इंजन के रूप में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सम्मिलित हैं। अब डियर, मैंने आपको बताया था अभी, आपको ये 4 इंजन बता देने हैं। क्या बता देने हैं? 4 इंजन बता देने हैं, कौन से हैं। अब देखो, 110 का राइट आंसर, मैं ये अपेक्षाएं करता हूँ आप इसका करेक्ट आंसर देंगे ही देंगे। क्या करेंगे आप? इसका करेक्ट आंसर देंगे ही देंगे। तो आप 110 का राइट आंसर कमेंट्स करें, क्योंकि मैं अभी अभी आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो बताइएगा, 4 आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। वुमेन तो था, लेकिन उसमें एमएसएमई और था। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य आपको बताना है डियर, यहाँ पे भी ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है आपसे। भारत की वास्तविक जीडीपी समृद्धि दर जो रखी गई है वो 6.4 रही है 24-25 में। सही है बात, बिल्कुल। वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान भी देखने के लिए मिला। कब? 24-25 में। तो ये 25-26 में आपसे 24-25 का बजट का पूछ लिया, तो यहाँ पर दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपका गलत नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से डरो मत, इसको समझो। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की वित्त समावेशन स्थिति को बेहतर बनाने में ग्रामीण वित्त संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो आपके रूरल और रीजनल जो रीजन रहे हैं, उन्होंने भारत में बहुत अधिक मात्रा में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में काम किया ही है, ये इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। कारण है कि ग्रामीण वित्तीय संस्थान आर्थिक गतिविधियों हेतु बचत, निवेश, ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। देखो, अगर आप मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये बात आपकी सही है, ये किस आधार पे सही है, इसका बेस तो कारण है कि जो जितने भी आपके ऐसे रूरल अर्बन, जो आपके रूरल एरियाज़ में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वो अगर वहाँ की स्थानीय निवासियों को सेविंग, उनकी जो बचत है, इन्वेस्ट और उनको ऋण, ये सुविधाएं आप प्रदान नहीं करोगे तो वहाँ पर फाइनेंशियली वो आप देखो कि समावेशित नहीं हो सकते, फाइनेंशियली इंक्लूसिवनेस यहाँ पर नहीं आ सकती। तो ये कारण और कथन दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका 113। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण, अब लगातार जो विदेशी ऋण है भारत देश के ऊपर, आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये ना ही तो बढ़ा था और ना ही ज़्यादा घटा था, बल्कि ये क्या रहा था उस समय स्थिर आपको देखने के लिए रहा है। इतना मतलब कि ऐसा नहीं है बहुत परसेंट बढ़ गया हो, हाँ कुछ परसेंट 0.25 इस तरीके से हुआ है थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन हम सामान्यतः बोलेंगे स्थिर रहा है। ये कहना है लगातार घटा है, लगातार बढ़ा है, उतार चढ़ाव की स्थिति रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा है, वो लगभग स्थिर की अवस्था में आपको मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं डियर एस्पिरेंट्स, कहीं पर भी इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में लगातार शब्द आ जाए तो वो आपका 100% गलत होता है। जैसे 5 वर्ष में लगातार, 10 वर्ष में लगातार, पिछले 5 बजट में लगातार, है ना, ऐसा सतत जो आता है ना, ये सतत वृद्धि हुई है, सतत कमी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, और कैसा गलत होता है, लगभग लगभग 100% गलत होता है ये क्वेश्चन। ओके चलो, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा पारक्षित निधि रखने वाले देशों में से कौन सा स्थान पर है। देखो अगर भारत की हम बात कर लें तो भारत की स्थिति वर्तमान में अभी चौथीवें स्थान पर बनी हुई है, 4th नंबर। उससे पहले जो 3 कंट्रीज रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रहा है आपका चाइना, चाइना के बाद आपका आता है जापान, और जापान के बाद में आता है स्विट्ज़रलैंड। कौन आता है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, तो ये आते हैं, फिर उसके बाद में इंडिया का नाम। तो 4 है इसमें, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। मतलब कि जो आपका वैश्विक निर्यात होता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है, और उसमें सर्विस सेक्टर में भारत की जो स्थिति रही है वो कैमी है, वो 7th नंबर पर है। तो बात एकदम सही है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% रही है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर्विस सेक्टर में भारत लगातार आप देखोगे कंटिन्यूसली ग्रोथ किया है जब एलपीजी रिफॉर्म के पश्चात। और मैं आपको बता दूं आज भारत की जीडीपी का 50% प्लस ये आप देखोगे सर्विस सेक्टर ही कवर करता है। ठीक है, वो सर्विस सेक्टर ही है, वो सेवा क्षेत्र ही है जो आज देखने के लिए मिलता है। कैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से हम टर्सरी सेक्टर की तरफ छलांग लगा गए, ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की खूबी भी है और एक समस्या भी है। समस्या ये है कि हम जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उससे वंचित रहे और उसमें हमने कोई ग्रोथ नहीं किया, जबकि चाइना जैसे देशों ने, अन्य कंट्रीज़ ने उसमें बहुत अधिक मात्रा में निवेश भी किया, ग्रोथ भी किया। हमारी सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बनी हुई थी। थोड़ा बहुत 19-20 का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, 1 आधी % का हुआ है। लेकिन अगर हम देखें आज हमने प्राइमरी सेक्टर को छलांग लगा करके हम टर्सरी सेक्टर पे पहुंचे हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था की खूबी है। हम डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर की तरफ गए हैं, तो ये आप समझे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, प्रचलित मूल्यों पर भारत में सेवा के क्षेत्र का योगदान वर्ष 2024-25 में लगभग 55% हो गया। देखो हुआ क्या, मैं अगर आपको बता दूं तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये बात सही है कि लगभग लगभग ये आप देखोगे 55% के आसपास ये पहुंच गया है, और इसमें ग्रोथ भी कंटिन्यूसली हो रही है, तो इसमें कोई दो राय ग्रह नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16% है। ये बात सही है। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात कर ले, 1950 के आसपास की बात कर ले डियर, तो उस समय प्राइमरी जो सेक्टर था ये भारत की जीडीपी का लगभग आप देखोगे 54% के आसपास होता था 1950 के आसपास, और आज की स्थिति कितनी है, 16% पर ये आ गया है। जरा सोचिए,
ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर ही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कोविड पैंडेमिक याद कीजिए, सभी सेक्टर माइनस में चले गए थे, मात्र और मात्र एक सेक्टर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था वो, जो 3.18% की क्या किया था, ग्रोथ किया था, 3.8% की ग्रोथ किया था। ठीक है, चल, तो यहाँ पर दोनों सही हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका 117 नंबर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करें। क्या पूछा है, सही पूछा आपसे। पहला, भारत का विश्व में कुल अनाज उत्पादन में लगभग 11.6% योगदान है। तो क्या ये बात आपकी सही है? क्या भारत का इतना योगदान आपको देखने के लिए मिलता है? ऑफकोर्स ये बात सही है। लगभग हम बात करें आपसे, ये तो 24-25 के अनुसार है, अगर ओवरऑल हम पढ़ते हैं तो 17% ये हम कवर करते हैं, पूरा ध्यान रखना आपको। तो पहला एकदम सही है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 62% का योगदान सेवा मूल्य वर्धन का है, मतलब कि जीवीए का आप देखोगे रहा है आपका। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। तो यहाँ पर भी ये बात आपकी सही हो जाएगी। अब आपको बताना है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो 117 का तो राइट आंसर तीनों बातें हो जाएंगी, मतलब कि डी हो जाएगा। 118, आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा M0 M3 का उल्लेख किया गया। अब देखो डियर, ये बहुत जरूरी है, आपने पढ़ा होगा M0 जो मुद्रा होती है वह मुद्रा होती है, कॉन्सेप्ट आता है मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी जब आप पढ़ते हैं तो देखो होता क्या है, आपके यहाँ पर आरबीआई है और भारत सरकार है, मतलब कि वित्त मंत्रालय वो क्या करता है, 1 रुपए के नोट जारी करता है, कोइंस वो भी बंद कर दिए 2020-21 से। लेकिन आरबीआई क्या करता है, भारत में मुद्रा को छापता है, ठीक है, और उसका वितरण भी करता है, ओके, बैंकों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। अब जरा समझो, जो वो वितरण कर रहा है तो वो मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है, उस स्थिति को M0 कहते हैं। M0 जो मनी होती है वो सबसे लिक्विड होती है, सबसे तरल होती है। सबसे तरल उस मुद्रा को कहा जाता है, ध्यान रखना, सबसे लिक्विड सबसे तरल वह मुद्रा होती है जिसको हम मार्केट में जाकर सेल कर सकते हैं और सेल करके हम उससे किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे सर मान लीजिए सोना भी तो है, मैं कहूँगा नहीं, मुद्रा जो होती है उस देश की करेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है। आपके पास में पैसा है, आप जाइए कुछ भी सामान खरीद लीजिएगा, बिक रहा है जो है ना, जो सेल हो रहा है आप कुछ भी खरीद लीजिएगा पैसे। लेकिन आपके पास में सोना है और मैं आपसे कहूँ जाइए और मार्केट से समोसे लेकर के आइए 20 रुपए की, और मैंने आपके हाथ में 24 कैरेट का एक ईंट थमड़ा दी है गोल्ड की, क्या आप ये संभावना पैदा कर सकते हैं कि आपको वो 20 रुपए में, सोच पा रहे हैं कि एक ईंट फिर वो कहाँ से, तो वो मने कर देगा। लेकिन आपके पास में मुद्राएं हैं, अगर आपके पास में 2000 का नोट भी है, 500 का भी है, 100 का भी है, तो वो देगा ही देगा। रीजन इज दैट कि वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। आपको देखना पड़ेगा उस ईंट को बेचने के लिए, जो गोल्ड की ईंट थी, ठीक है, वो उसको देखना पड़ेगा, सुनार के पास जाओगे वहां पर तोलोगे, बहुत सारे खटरेंगे, एकदम नहीं बिकेगा, ओके। और बल्कि ये शक हो जाएगा चुरा कर तो नहीं लाए हैं। तो देखो पहला, M0 मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला माप है, ये बात सही है डियर, ये बात एकदम आपकी सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। ये सबसे तरल है, ध्यान रखना क्या है, सबसे ज्यादा तरल है। तो M0 मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला माप है। M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल है। देखो इन्होंने गलत बोल दिया, यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया। M3 जो होता है वो होता है सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला माप, और M0 जो मुद्रा है वो सबसे ज्यादा तरल है, इन्होंने उल्टा बोल दिया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके, आप देखोगे सत्य पूछा ना यहाँ पे, तो गलत है, दोनों ही गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। M0 M1 M2 M3 आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। चलिए
क्वेश्चन है आपका 119। अभिकथन है आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 में वित्त मंत्री ने बताया कि नौ परिवहन लागत में वृद्धि हुई है। कारण बताया कि नवंबर 2023 में लाल सागर में शुरू हुए व्यवधानों ने व्यापार मार्ग में परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए ऐसा देखने के लिए मिला। तो क्या ये बात आपकी सही है? ऑफकोर्स ये बात आपकी सही है, क्योंकि हुआ क्या था 2023-24 के समय जो रेड सी में जाते हैं हम, आप देखोगे अगर आपने मैप ऑब्जर्व किया होगा तो हम रेड सी की तरफ जाते हैं, कहाँ से? आपके अरवंशी से। तो वहाँ पर एक एक आपको जल संधि मिलती है बाब अलमंदेब, उसको पार करके जाते हैं तो वहाँ पर हूती लड़ाके बैठ गए थे। कौन थे? हूती लड़ाके। और हूती लड़ाके थे तो वो क्या थे, यहाँ से उसको क्रॉस नहीं होने दे रहे थे। अमेरिका ने इस पर एक ऑपरेशन भी चलाया था। तो उससे क्या होता है कि हम रेड सी से होते हुए, बाब अलमंदेब से होते, रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए और सीधा मेडिटेरियन सी, फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट, फिर अटलांटिक सी से होते हुए यूरोप पहुंच जाते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन सी से। तो हुआ क्या, वहाँ से नहीं जा सकते, तो फिर आपको वही चीज़ें चलनी पड़ती, अफ्रीका का चक्कर लगाओ फिर यूरोप पहुँचो। तो उससे क्या थी, लागत बढ़ी थी। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो दोनों बातें सही, ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार था। देखो, जो केंद्र बजट 2025-26 बनाया गया, इसका आकार लगभग और लगभग 50,65,345 करोड़ रुपए रखा गया था। ये पहुंचा था आपका 50 के आसपास, लगभग मैं कहूँगा 50.5 लाख, आप ऐसे बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके पहले 48 के आसपास था। केंद्र बजट 2025-26 प्रमुख योजनाएं और उसमें कितना कितना करोड़ों रुपए में आवंटन किया गया, जैसे पीएम पोषण है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, मनरेगा है, पीएम सड़क योजना है। तो इनको लेकर के अलग अलग यहाँ पर खर्च किया गया। पीएम पोषण की बात कर लें, इसमें खासतौर पर 15,500 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, तो ए का 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब जो आपकी कल्याण अन्न योजना है, इसमें 20,000, लगभग आप देखोगे 2,03,000 रुपये इसमें आवंटन किए गए, तो इसका एक हो जाएगा। तो देख लो 3 1 कहाँ पर है, ओके 2 में है। मनरेगा की बात कर लें तो मनरेगा में लगभग लगभग 86,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, तो इसका 4 हो जाएगा। पीएम सड़क निर्माण में इसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपए, तो ये 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, देखो 3 1 4 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूँगा आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा भयानक क्वेश्चन है, डाटा पर क्वेश्चन है, बहुत ही मैं कहूँगा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को उलझाया जाता है और आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं आप इसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी हुई होती हैं और आप इसमें भटक जाते हैं, जिसके चलते आप गलत क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन तथा विपणन में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? और देखो ये स्थापना हो गई है। ठीक है, आपको बताना है मखाना बोर्ड की स्थापना 2025-26 के बजट में इसकी चर्चा थी। ठीक है, आई होप कि आप इसका राइट आंसर कमेंट्स में देंगे, मैं ये आपसे अपेक्षाएं करता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ देना है आपको, कमेंट्स करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जो उत्तर प्रदेश का बजट है, अगर पहले उसके आकार की बात कर लें तो कुल आकार था उसका 8,08,736.06 करोड़ रुपए। क्या सही है? ये एकदम सही है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत उद्योग के रूप में इसको जाना जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपका ये भी बात सही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो रोजगार उत्पादन करने वाला है वो स्वदेशी है, हथकरघा उद्योग। लगभग मैं देखूँ तो 23% के आसपास, 20 से 30% के आसपास कहा जाता है, 20 से 25% सॉरी, ये रोजगार उपलब्ध कराता है यूपी के अंदर।
तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो डियर अब देखो इसमें क्या है, आपके यूपी के जो बजट के क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगे। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें इंग्लिश मीडियम। चलिए देखिए क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है 124। केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। अब क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है? कारण है कि इसका उद्देश्य लघु, मध्यम एवं बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। इसलिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को स्थापना करने का प्रावधान किया जा रहा है। बात दोनों सही है, अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि इसकी सही व्याख्या करता है, ताकि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको भी बढ़ावा दिया जा सके। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएसए डॉलर बनाने का है। किसका? उत्तर प्रदेश का। इसके लिए सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? इसमें टोटल ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें से इन्होंने 10 क्षेत्रों को चुना है। जो 10 क्षेत्रों में जैसे कृषि संवर्गीय सेवाएं हैं, अवस्थापनापन उद्योग है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स है, शिक्षा है, नगर विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके साथ साथ पर्यटन है, वित्त सेवाएं हैं, पूंजी है, ये सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को बढ़ावा, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कार्ड सर्विस, आईटी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट्स, एनर्जी, ये 10 ऐसे सेक्टर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है? मतलब कि इसमें से कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं, स्कीम हैं जिसमें प्रथम स्थान रखा गया है? देखिए अगर हम बात कर लें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें भी प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें भी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसमें भी है, और आयुष्मान कार्ड बनाने में भी पहले स्थान पर है। तो ये सभी स्थानों में उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर आता है। तो यूपी लगातार बदल रहा है, अपनी स्थिति को डेवलप कर रहा है। वो दिन दूर नहीं, यूपी भारत का एक विकसित और डेवलप खासतौर पर स्टेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य पूछा आपसे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत यह प्रदेश का छठा बजट है। देखो यूपी के बजट के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर कौन थे? सुरेश खन्ना, ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। तो इन्होंने अपना ये छठा बजट प्रस्तुत किया था। वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय विचार था। वंचित को वरीयता, जो बिल्कुल एकदम पीछे हैं, खड़े हुए हैं, हाशिए पर पहुंचे हुए हैं, उसको मुख्य धारा में लाया जाए, इस बजट का खास तौर पर मूलभूत उद्देश्य रखा गया है। तो इस यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ध्यान रखना कौन है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री? सुरेश खन्ना है। ठीक है, इसको याद कर लो ताकि आपसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि को रखा गया। इसके तहत यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? अब देखो केवल एक ही नहीं होगा, ये कई स्थानों पर होगा। इसमें जो बात की गई है लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन की बात हो रही है, और नाम रूप है एक असम में पड़ता है। कहाँ पर? नाम रूप असम, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के अगर बिहार का मुजफ्फरपुर, इसमें भी बात की जा रही है कि हम इसमें भी करेंगे। कई ऐसी जगह अलग अलग क्षेत्रों में इसको विकसित करने का प्रयास होगा, लेकिन जो अभी एक की बात हुई है वो नामपुर असम की बात हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नैनो यूरिया ये वगैरह वगैरह, लिक्विड यूरिया ये चल रहे हैं, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में सामुद्रिक उद्योग के दीर्घ अवधि घोषणा हेतु 2,50,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ समुद्री विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% अंशदान किया जाएगा, शेष राशि संबंधित राज्य वहन करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 129। देखो, जो आपका 25-26 बजट में बात की थी 2,50,000 को लेकर के इतना करोड़ रुपए, तो यहाँ पर केंद्र सरकार 49% यहाँ पर अंशदान करेगी, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दोराग्रह है नहीं। लेकिन शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी, ये आपका गलत है। शेष राशि जो है ये पत्तन और निजी क्षेत्र द्वारा जुटाई जाएगी। कौन करेगा इसको? पत्तन प्लस प्राइवेट सेक्टर, पीवीटी लिख देते हैं इसको, यहां से ली जाएगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ताकि पीपीपी मॉडल पर चीजों को बनाया जा सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखो फर्स्ट तो सही है, सेकंड यहां पर गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निम्नलिखित में से कौन सी योजना पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण से संबंधित है? किसको लेकर के? जो हमारी पांडुलिपियां हैं उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, उनका दस्तावेजीकरण होगा और उनका संरक्षण करेंगे। तो उसको लेकर के एक स्कीम बनाएगी, जिस स्कीम का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लो डियर, ताकि आपको पता रहे। देखिए, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 131, 135 इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। वन 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, प्राथमिक घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपने प्राइमरी डेफिसिट के बारे में तो पढ़ा होगा, प्राथमिक घाटा। भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा वर्ष 1997-98 के बजट से प्रारंभ की गई। क्या बात सही है? बात एकदम सही है। वर्ष 2025-26 के बजट में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% था। कितना था? 0.8% के आसपास देखने के लिए मिला। हाँ, तो ये बात आपकी सही है। आपको क्या करना है, कमेंट्स में बताना है राजस्व घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। ये तीन अवधारणाएं आपको बतानी है कमेंट्स में, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को क्लियर तरीके से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर आपको मंत्रालय देके रखे हैं, आवंटित राशि करोड़ रुपए में देके रखी है। अभी आपने ऐसा ही क्वेश्चन करा है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पे सजेस्ट करूंगा डियर कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्कीप करें। अगर आपको पता है तो करें, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन स्कीप करें। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि ये नंबर है, नंबर हम भूल जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं आता था। कई बार तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, बहुत ज़्यादा वो अपना फ़ोन नंबर भी भूल जाते हैं। कई बार पॉइंट हमारा कंफ्यूज हो जाता है ज़्यादा डाटा में, है ना। तो डाटा है ये, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अदर सेक्टर से भी एक क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। तो रक्षा के सेक्टर की बात कर लें, तो रक्षा में इन्होंने लगभग आप देखोगे इतना रुपया, जो 6,81,210.27 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही बात है। सड़क परिवहन में इतने रुपए और रेलवे में इतने रुपए, मतलब कि सभी इसमें सही हैं, तो ये सभी मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन ये पूछते जरूर हैं, एक आध क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ताकि वो उन एस्पिरेंट्स को जिन्हों थोड़ा सा छद में है ज्ञान, पढ़ा तो है, थोड़ा सा पढ़ा है, एक बार रिवीजन हो गया और एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हम निकाल देंगे, तो वो स्टूडेंट्स गलत करते हैं। यहाँ आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम आपको एमसीक्यू लगाने, तब चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। जो चीज़ें आपने रिवीजन में छूटी हैं वो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर भी करता हूँ और स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा फॉलो इसलिए करें, ना कि इसलिए देखो हमारा स्कोर इतना आ रहा है, स्कोर पे ना जाए। ओके, ये सीखने के लिए होता है टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन को चुनें। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर हम डियर यहाँ पे बात कर लें, तो ये बात आपकी सही है। भारत
यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। कैसा है? पहला भागीदार देश है। ऐसी बात है क्या? गलत है, क्योंकि इसमें शामिल होने वाला दूसरा है, ना कि पहला है। इससे पहले कौन हुआ था? आपका एक कंट्री है जापान, वो इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो भारत दूसरा है, पहला नहीं है। सेकंड गलत है, पहला सही है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई दुर्घटना की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया? अब ये आपको बताना है, और ये दृश्य तो आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा था। तो एक न्यायमूर्ति हर्ष जो कुमार थे, इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया। और भारत सरकार ने जिनके परिजन उसमें, मैं कहूँगा कि उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको 5-5 लाख रुपए उसमें से कुछ को दिए। लेकिन सरकार के पास में लगभग आई थिंक 20 से 30 का ही डाटा है कि मात्र इतने लोग मरे हैं उसमें, इतने लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई है। जबकि मैं कहूँगा इससे कई ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। मैंने भी, क्योंकि मैं कुंभ गया था, तो मैंने वो चीज़ें देखी थी, ऑब्जर्व करी थी, तो मुझे लगता है ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। ठीक है, खैर वो अलग का विषय। तो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन रिपोर्ट 2025 जारी की गई। अब ये आपको बताना है, इसके बारे में एक एक स्टेटमेंट दे करके रखा है। देखिए, देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। क्या बात आपकी सही है? जरा बताइए, क्या बात आपकी सही है? तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। जो टोटल ओवरऑल जो वन आवरण है, जिसमें झाड़ी भी रखी जाती हैं, जिसके अंदर आपके प्लांट मतलब कि पौधों को भी रखा जाता है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र, जो क्षेत्रफल जो है यहाँ पर पूछा ना, सर्वाधिक राज्यों में वन जो क्षेत्र है, क्षेत्र एरिया पूछा है, तो आपका मध्य प्रदेश ही आता है। ये बात आपकी सही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला जो स्थान है वो लक्षद्वीप का आता है। उसके बाद में मिजोरम का आता है, फिर उसके बाद में आप देखोगे अंडमान निकोबार का आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों बातें सही हो जाएंगी। कई बार आपसे ग्रोथ के बारे में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश है आपका, राजस्थान है, उसके साथ साथ आपका कर्नाटक है, तो कई ऐसे राज्य भी हैं। तो एक बार उस रिपोर्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को सम्मिलित करने की घोषणा की गई। इन स्थलों पर संबंधित राज्यों के युग्म कौन सा सही है? बेमेल है, बेमेल, बेमेल शब्द है, बेमेल। देखो, एक बेमेल है, बाकी के सब मेल है। बेमेल का मतलब कि गलत। यहाँ पर ये कुछ भी लिख देते हैं, बेमेल की जगह लिख दो असत्य या फिर गलत। ठीक है, गलत आपको बताना। इश्कर काई कोइट शक्कर कोइट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। बात एकदम सही है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल में, क्या ये केरल में पड़ता है? जी नहीं, ये भी पड़ता है आपका तमिलनाडु में। खेचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में मिलती है, और उद्भा झील जो है झारखंड में मिलती है। यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये केरल नहीं है, तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको कमेंट्स में बताना है, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? रामसर साइट कितनी है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, चलिए। जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये बनाया गया ताकि हल्दी में भारत को आत्मनिर्भर और उसके साथ साथ एक निर्यातक के रूप में, उसकी गुणवत्ता के रूप में, जागरूकता के रूप में और उसके उपयोग और उपभोग के रूप में बताया जा सके। पहला, श्री पल्ले गंगा
रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखो ये बात जो है आपकी वो बात सही है। इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पर दोनों बातें डियर आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये आपका है 2025-26 के बजट में इसकी चर्चा, और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में अवस्थित है। मैं कहूँगा ये मोस्ट है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऐसे इस पे मार्क कर देता हूँ, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करना है आपको, राइट आंसर की तरफ बढ़ जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में चर्चित जेनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था। अब ये आपको बताना है, जो आपके जेनरेशन बीटा जो शब्द था ये किसको चर्चा का बिंदु बना, और कई ऐसी चीज़ें थी। तो ये था वर्ष 2025 और उसके पश्चात जन्म लेने वाले जो बच्चों की पीढ़ी से इसको समझ रखा गया। जो जनरेशन बीटा है 2025 के पश्चात जो भी 2025 में जन्म ले रहे हैं और 2025 के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे, वो जो जनरेशन है उसको बीटा जनरेशन से रूपांतरित किया जा रहा है। इसमें जनसांख्यिकी विशेषज्ञ मार्क मैक्रिडल ने जनरेशन बीटा समूह को वर्ष 2025 से 39 के बीच पैदा हुआ लोगों के रूप में परिभाषित किया है। तो मतलब कि अगर कोई भी बच्चा 2025 से 2039 के बीच में अगर पैदा होता है तो उसको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। देखो अभी क्या हुआ था, ब्रिक्स का समिट हुआ था 2025 में, और ये जो समिट हुआ था ये हुआ था आपका ब्राजील में। तो अभी आपका 10वां जो सदस्य है वो ब्रिक्स का कौन बना है, इंडोनेशिया बन गया है। अब इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, ये आपको पता है। इसमें सऊदी अरब अभी शामिल नहीं हुआ है, वो विचार कर रहा है, और उसके साथ साथ अर्जेंटीना भी था, वो भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है। क्या इसके पहले कोई और राष्ट्र शामिल हुआ है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का कोई राष्ट्र शामिल नहीं हुआ है, बल्कि यही है। दक्षिण का है वो भारत है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो सत्य कथन आपको बताना था, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर है। 140, जनवरी 2025 में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, और भार्गवास्त्र एक है। देखो जो भार्गवास्त्र है ये एक तरीके का बहुस्तरीय ड्रोन रोधी एक प्रणाली है जो देखने के लिए आपको मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ड्रोन प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। इसको कहते हैं क्या, भार्गवास्त्र। जनवरी 2025 में बी नारायण ने किस पद पर पदभार ग्रहण किया। जो बी नारायण थे इन्होंने पदभार जो ग्रहण किया था एस डॉक्टर सोमनाथ का स्थान लिया था, और ये एक तरीके से प्रसिद्ध एक रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में जाने गए हैं। तो अभी क्या हुए हैं, ये इसरो के अध्यक्ष के रूप में ये बने हैं, ठीक है, जनवरी 2025 में। तो बी नारायण, ठीक है, इन्होंने पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है इसके बारे में। जनवरी 2025 में इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। 18वां जो प्रवासी सम्मेलन था वो किया गया था। 17वां जो था वो मध्य प्रदेश में किया गया था। इस सम्मेलन की विषय वस्तु विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों के योगदान थी। प्रवासी भारतीय कौन से होते हैं, जो भारत से पलायन कर गए हैं, और जैसे एनआरआई एक उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ, एनआरआई नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस, जो भारत में नहीं रहते हैं परंतु भारत के नागरिक हैं, ठीक है, विदेशों में रहते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वर्कर हैं, अलग अलग सेक्टर में वो कार्यशील हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 143,
देखिए, अभिकथन है आपका 16 जनवरी 2025 को प्रथम लोकपाल दिवस मनाया गया। कारण क्यों है, क्यों ऐसा दिवस मनाया जा रहा है भाई, इसका कारण क्या है? इसका कारण बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 में इसी दिन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत भारत में लोकपाल की स्थापना हुई थी। तो बात दोनों सही है, ये बात एकदम इसमें राइट हो जाएगी, क्योंकि इस समय ये कंडीशन देखने के लिए मिली थी 16 जनवरी 2014 को। ठीक है, इसी दिन लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम भी लाया गया था। ये 2013 से बातें हुई थी, तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ये इसका राइट आंसर है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। पुस्तक दे के रखे हैं आपके सामने और लेखक है। जैसे अगर हम बात कर लें दिया सलाई, क्या पूछा है यहाँ पे आपसे? सही सुमेलित है। दिया सलाई की बात कर लें, दिया सलाई जो पुस्तक है इसको आप देखोगे लिखा था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था। इसको इनको प्राइज भी मिला है। सॉरी, इन्होंने जो लेबर को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया है, चाइल्ड लेबर को लेकर के। ठीक है, तो बात एकदम सही है। प्रोफिट सॉन्ग ये पॉल लिंथ को मिला है। ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्व नोट बुक अमिताभ कुमार को ये मिला है। तो यहाँ पर ए भी सही सुमेलित है, बी भी सही सुमेलित है, सी भी सही सुमेलित है, यहाँ पर सभी सही सुमेलित है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया में किया गया। भारत महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को पराजित किया। वीडियो को पॉज करके 145 का राइट आंसर दें। हुआ क्या था, जब ये जो आईसीसी अंडर 19 जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप था 2025 का, तो यहाँ पर ये विजय प्राप्त हुई थी और यहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिली। तो दोनों बातें एकदम सही हैं, ये मलेशिया में ही हुआ था, ये भी सही है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों कथन सही। इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दें डियर। चलिए देखिए 146 नंबर का क्वेश्चन है, आइए जानते हैं। जनवरी 2025 में जारी वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में वित्त स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नंबर 3, दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ व गोवा का स्थान रखा गया है। वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात करें कि ये जो आपका वित्त स्वास्थ्य सूचकांक है इसको कौन प्रकाशित करता है, तो केंद्रीय ये बात कर रहे हैं कि जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है, सेंट्रल जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है वो करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वेलफेयर नहीं, तो फैमिली वेलफेयर ये भी नहीं करता है। कौन करता है, तो फिर नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, पहला यहाँ पर गलत है। अब देखो, जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ तो देन आप राइट आंसर पर पहुंच जाएंगे। जहाँ पर एक है उसको कट कर दो, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में वित्त स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा और दूसरे तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ व गोवा देखने के लिए आपको मिले हैं। 147, जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में आपसे पूछा गया। पहला, जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दें। चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर हम बात कर लें तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ इसमें समझाना बुझाना तो है नहीं, क्योंकि समझाना बुझाना स्वयं लिखा हुआ है उसमें। क्वेश्चन है आपका 148, जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो, यह न्यूजीलैंड में स्थित है। इसे न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया। इसका नया नाम अब के काहुई तुपुआ है। तो वीडियो को पोस्ट करके आपको असत्य बताना है, ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला भी सही है, न्यूजीलैंड की पहली ऐसी एक चर्चित माउंट तारानाकी है जिसको
उसकी संसद ने एक व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, ठीक है। और खास तौर पर इसका नया नाम के काहू तू पुआ रखा गया है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मेरे कहने से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक पहला ऐसा माउंट है जो तारानाकी जिसको व्यक्ति का दर्जा मिला है इस दुनिया में, और किसी को नहीं है। तो यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो कोई भी असत्य नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 149। जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय इकोवास से अलग होने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए इसमें जो शामिल हैं उसमें बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, लेकिन अगर हम देखें ये है मोरिटानिया इसका शामिल ये कोई देश नहीं है, और ये आपको इधर मिलेगा वेस्ट में बिल्कुल एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीका जो इकोवास है इससे अलग होने की घोषणा करी है, मोरिटानिया ने ये बात नहीं करी है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो ये 1975 में 19 मई 1975 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसमें 15 अफ्रीकी कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें नाइजीरिया के लागोस में की गई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट नंबर 5 का, और जो आपकी टेस्ट सीरीज थी DIS की 5 टेस्ट का हमने आपसे वादा किया था, कंप्लीटली 5 टेस्ट आपको आज प्रोवाइड करवा दिए गए। 150 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित संगीत सेबडा लिंका, क्या पूछा है, सेबडा लिंका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सेबडा लिंका वोशनिया का उदास शहरी प्रेम गीत है। दूसरा है, सेबडा लिंका को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। सेबाडा लिंका, कई बार इसको सेबडा या सेबाडा लिंका को वालकनन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। अब वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सही इसमें तीनों हों, ठीक है। चलिए सेबडा लिंका। तो डियर ये था आपका जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 5 आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आपको इनका PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अब जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो UPPCS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, कमेंट्स में बताएं क्या शुरू करें क्या नहीं। तो मिलते हैं किसी और क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।